तो बच्चों हम जो है समास के चार भेदों के बारे में जान चुके हैं, जो यहाँ पर लिखे भी गए थे। अव्यय भाव समास, जिसमें बताया था आपको पहला पद प्रधान होता है जो अव्ययी होता है। तत्पुरुष समास भी आपसे बताया गया था कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, साथ में किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों पद जो होते हैं कारक की विभक्ति से जुड़े होते हैं। तीसरा जो बताया द्वंद्व समास बताया, इसके दोनों ही पद प्रधान बताए गए थे आपसे, जो और तथा से जुड़े होते हैं। और बहुव्रीहि समास आपको बताया गया था कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा होता है, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी अन्य तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। तो ये चार भेद हम अब तक जान चुके हैं। हम अब इसके और अगले भेदों की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जानने के लिए हमें जो सामने उदाहरण लिखे हुए हैं उनको एक बार देखना पड़ेगा। एक बार देखिए ध्यान से। तो यहाँ लिखा गया है, पहला है चवन्नी। चवन्नी आप जानते हो क्या होता है कि चवन्नी होता है चार अन्नों का समूह, मतलब चार अन्य होते हैं उसके अंदर। पंच पात्र क्या होता है, पांच पात्रों का समूह। पात्र होते हैं बर्तन, तो पांच बर्तनों का समूह पंच पात्र कहलाता है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, मतलब वेणियां होती हैं नदियां, कि तीन नदियों का समूह। और सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। और पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह। वट वृक्ष बड़े बरगद टाइप में बड़े वृक्ष होते हैं, तो उनको वट वृक्ष बोलते हैं। तो ये हमारे समस्त पद हैं और ये हमारे समास विग्रह हैं। इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि समस्त पद जो है, इसका पूर्व पद अगर आप देख रहे हो, इसमें क्या है, एक संख्या है। चवन्नी में क्या है, चार। पंच पात्र में क्या है, पांच। त्रिवेणी में क्या है, तीन। सप्तऋषि में क्या है, सात। और पंचवटी में क्या है, पांच। मतलब हर एक में क्या है, पूर्व पद अपने आप में संख्यावाची है। तो बच्चों इस समास की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि इसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, और वो संख्यावाची विशेषण होता है। अगर देखें आने कितने हैं, चार, तो ये आनों की विशेषता है। पात्र कितने हैं, पांच, तो पात्रों की विशेषता है कि पांच पात्र है। कुल मिलाकर इसका पूर्व पद जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है। और इसकी एक और सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें क्या होता है, चीजों का समूह होता है। अगर आप देख रहे हो इसमें सभी समूह है, समूह को ही दूसरा नाम समाहार बोलते हैं। तो इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा और इसमें संख्याओं का, चीजों का समाहार होगा और यह समूह होगा। तो उस समास का बच्चों नाम होता है, इसको हम बोलेंगे द्विगु समास। मतलब द्विगु समास की परिभाषा हमारी क्या बनी कि जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद जो अपने आप में संख्यावाची हो, ठीक है, तो और संख्याओं का समूह भी हो, साथ में उसका समाहार हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। लेकिन हर एक संख्यावाची क्या होता है, अपने आप में द्विगु समास नहीं होता। जैसे मैं अभी यहां पे लिखता हूं, एक एग्जांपल लिख देखिए आप। हम बोलते हैं त्रिनेत्र, और त्रिनेत्र का हम समास विग्रह करते हैं तीन नेत्रों वाला। ठीक है, अगर आप देखें त्रि में तीन संख्या है, ठीक है, लेकिन तीन संख्या होने के बावजूद ये द्विगु समास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें संख्याओं का समूह नहीं है। अगर आप देख रहे हो ये शब्द क्या है, त्रिनेत्र, किसी और चीज की तरफ संकेत कर रहा है। त्रिनेत्र कौन होता है, किसका नाम होता है त्रिनेत्र? शिव भगवान को हम त्रिनेत्र बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के शिव भगवान, मतलब ये त्रिनेत्र इसकी ओर संकेत कर रहा है। यही चीज हमने आपको बहुव्रीहि में समझाई थी कि जहां दोनों पद मिलकर किसी और चीज की तरफ संकेत करें, इसमें ना तीन प्रधान ना नेत्र प्रधान, इसमें शिव प्रधान है। तो इसमें कौन सा समास हो गया हमारा, बहुव्रीहि समास है। इसमें द्विगु समास नहीं है। मैं कहना समझाना यही चाह रहा था कि सभी संख्यावाची जो पूर्व पद वाले होते हैं वो सभी द्विगु नहीं होते हैं। संख्यावाची भी हो और साथ में उनका समूह और समाहार भी हो, तो ही हम क्या बोलेंगे, उसको द्विगु समास बोलेंगे। तो बच्चों ये था द्विगु समास। अब हम लास्ट अपने जो है इसके भेद की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने तीन उदाहरण लिखूंगा, एक बार उनको देखना आप। परमात्मा, कमल नयन और नरसिंह। बच्चों इन तीनों जो है समस्त पदों को अब हम विग्रह में विभाजित करते हैं। परमात्मा क्या होता है, परम है जो आत्मा। कमल नयन क्या होता है, कमल के समान नयन, नयन होती है आंखें। और नरसिंह क्या होता है, सिंह रूपी नर। तो ये हो गया हमारा समास विग्रह। इसमें देखिए अब क्या चीज है हमारी, इस समास के अंदर दो चीजें आपको बहुत जाननी जरूरी हैं
कि इस समास के जो समस्त पद के दो पद होते हैं, मतलब पूर्व पद उत्तरद, एक परम, एक आत्मा, एक कमल, एक नयन, एक नर, एक सिंह, इन दोनों के बीच में विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। इन दोनों के बीच में जो होता है अपने आप में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो एक बार ये जान लें कि ये विशेष्य और विशेषण क्या होता है। मान लो मैं लिखता हूं काला घोड़ा, तो आप चीज ये तो जानते हो कि काला क्या है, इसकी विशेषता है, और विशेषता को ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और घोड़ा अपने आप में क्या है, घोड़ा जो है अपने आप में विशेष्य है, मतलब विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इसकी विशेषता बताएगी कि ये काला है, तो घोड़ा अपने आप में विशेष्य है और ये इसका विशेषण है। तो ऐसा संबंध इनके बीच में मिलेगा। ठीक है, देखो नर सिंह, सिंह रूपी नर, मतलब नर की विशेषता बताई गई कि नर कैसा है, शेर के समान है, मतलब कोई बड़े जिगरे वाला, वो डरता नहीं है, वो निर्भीक व्यक्ति है। तो उसकी विशेषता बताने के लिए उसकी तुलना किससे की गई, सिंह से की गई। इधर मतलब उसकी विशेषता बताई गई, ये जो है परम है, जो आत्मा, आत्मा मतलब जो सबसे बड़ी है, जो सबसे महान है। तो महान भी तो क्या होता है, अपने आप में विशेषण होता है ना। तो वो आत्मा की क्या है, विशेषता है। मतलब इसमें किस किस का संबंध है, इन दोनों पदों के बीच में, परम और आत्मा, कमल और नयन, इन दोनों के बीच में किस किस का, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इसके अलावा उपमेय उपमान का मिलता है। उपमेय उपमान क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं चंद्रमुख, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुख के बारे में, हम चांद के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर हमें कोई सुंदर व्यक्ति दिखता है तो हम उसकी तुलना चांद से करते हैं, इसका चेहरा जो है चांद के समान सुंदर है, तो मतलब हम मुख की बात कर रहे हैं। तो मुख तो हमारा क्या है, मुख तो है हमारा उपमेय, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी हमने उससे तुलना की, मतलब चंद्रमा से तुलना की, तो चंद्रमा को हम बोलेंगे उपमान। मतलब जो हमारा विषय हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, वो तो हमारा उपमेय है, जिससे तुलना कर दे वो हमारा उपमान है। तो कमल नयन में हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम किसी की आंखों की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, देखो इसकी आंखें कमल जैसी अच्छी हैं, सुंदर हैं। तो हमारा विषय नयन है, मतलब ये हमारा उपमेय है, और तुलना किससे की हमने, इसकी कमल से, ये हमारा उपमान है। तो बच्चों इनमें दो चीजों के बीच, मतलब इनके बीच में इनका संबंध होता है, या तो उपमेय उपमान का, यहाँ पर संबंध है उपमेय उपमान का, यहाँ पर भी संबंध है उपमेय। हमारा विशेषण, हमारा जो मतलब टॉपिक है, जो विषय हमारा, वो तो नर है, और हमने तुलना किससे की, उसकी सिंह से। तो सिंह हमारा क्या है, हमारा उपमान है। और यहाँ पर जो संबंध था वो था विशेषण और विशेष्य का। तो कुल मिला के इस समास के बीच, इस समास के अंदर इन दोनों पदों के बीच में अपने आप में विशेष्य और विशेषण या फिर उपमेय उपमान, दोनों, इन दोनों का संबंध होता है। और जहां पर ऐसा संबंध हो उस समास का नाम होता है कर्मधारय समास। तो बच्चों ये हमारे तीनों एग्जाम्पल जो है वो कर्मधारय समास के हैं। कुल मिलाकर इसकी परिभाषा क्या बनी कि जिसके समस्त पदों के बीच में आपस में किसका संबंध हो, विशेष्य विशेषण का या उपमेय और उपमान का। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अपना कर्मधारय समास। हो सकता है ये चीज आपकी पकड़ में न आए, फिर भी एक बहुत आसान तरीका बताता हूं इसको पहचानने का, कि इसके बीच में है ना कुछ ये सूचक शब्द होते हैं, जैसे है जो, के समान, रूपी, ये जो शब्द होते हैं ये अधिकतर इसी समास के अंतर्गत मिलते हैं, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो विशेषण विशेष्य के अपने आप में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पर उपमेय उपमान के अपने बीच में तोलते हैं इसको। तो यही वो शब्द है। तो मतलब आपको कहीं पर भी किसी समास विग्रह के अंदर है जो, के समान, रूपी मिल जाए, तो एक बार आपको सोच लेना है कि वहां पर कौन सा समास हो सकता है, कर्मधारय। तो बच्चों ये था हमारा अंतिम समास, जिसका नाम था कर्मधारय समास। मैं आशा करता हूं कि आपको समास के सभी भेद समझ में आए होंगे। एक दो डाउट होते हैं बच्चों के बीच में, अब मैं थोड़ा उन डाउट के बारे में बात करूंगा आपसे। उन चीजों को आप ध्यान से देखना, हो सकता है कई बच्चे पजल भी हो जाएं, तो मैं उनका समाधान करना चाहूंगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल लिखता हूं, पहले उसको देखिए आप। मैंने क्या किया, आपके सामने इस उदाहरण को छोड़ दिया, कमल नयन, मतलब कमल के समान नयन। हम किसके बारे में बताना चाह रहे थे, यहाँ पर नयन के बारे में बताना चाह रहे थे, ठीक है ना, मतलब आंखों के बारे में। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा हो, इसमें ये पूर्व पद था, ये उत्तर पद था, तो हम आंखों के बारे में बताना चाह रहे थे, मतलब इसमें द्वितीय पद प्रधान था। आई बात समझ में, द्वितीय पद प्रधान था। तो द्वितीय पद प्रधान अगर आप देखें तो हमने तत्पुरुष समास के अंदर भी दूसरा पद प्रधान बताया था, उत्तर पद प्रधान बताया था। तो
क्या ये तत्पुरुष समास नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमने बताया था आपसे, यहाँ पर कारक की विभक्ति होती है, इसमें कारक की विभक्ति नहीं है। इसमें के जरूर है, लेकिन के समान के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कारक की विभक्ति नहीं है। और इसके अलावा इसी कारण का लोग क्या होते हैं, कर्मधारय को तत्पुरुष समास का ही एक भेद मान लेते हैं, बजाय अलग से एक समास मानने के। मतलब क्योंकि उसका भी दूसरा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष का भी दूसरा होता है, तो इसी कारण इसका एक भेद मान लेते हैं तत्पुरुष समास को। इसके अलावा तत्पुरुष समास का एक भेद और है जो हमने पहले पढ़ाया था, द्विगु समास। द्विगु समास में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम लिखते थे, हमने वहां पर लिखा था पचरंगा, मतलब 5 रंगों का समूह। अगर आप इसमें भी देखिए, एक 5 है, एक रंग है, हम 5 के बारे में बताना नहीं चाह रहे, हम रंग के बारे में बताना चाह रहे हैं। इसके अंदर भी क्या था, द्वितीय पद प्रधान था, लेकिन फिर वही बात, इसमें कारक की विभक्ति थी जरूर, लेकिन ये समूह भी आ गया था। और समूह बताया था कि जिसमें संख्या आ जाए, समूह आ जाए, वो अपने आप में कौन समास होता है, वो द्विगु समास होता है। तो बच्चों, द्विगु समास को भी कई लोग तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो केवल इसी कारण मानते हैं क्योंकि इसमें भी कौन सी विभक्ति होती है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो कुल मिलाकर कई विद्वान इनको अलग भी मान लेते हैं और कई इनको तत्पुरुष के ही भेद मान लेते हैं, कर्मधारय और द्विगु को। अभी एक चीज और देखें आप कि कमल नयन जो है हमारा, कमल नयन का मैं विग्रह कर चुका हूं, बार बार बोल चुका हूं कि हम नयन के बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा काम कर दूं यहां पर कि नयन प्लस में वाला और कर दूं। अब देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन वाला, क्या अब नयन प्रधान रह पाए, दूसरा पद प्रधान रह पाया? नहीं। अब हम जिसकी आंखें हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि वाला, मतलब हमने पहले आपको बताया भी था कि बहुव्रीहि समास में वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और देखो, अब ये थर्ड पर्सन प्रधान हो गया। अब न तो कमल प्रधान है, अब न नयन प्रधान है, अब तो वो प्रधान है जिसकी कमल जैसी आंखें हैं, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं हम। मतलब यहां अगर इसका विग्रह हम ये करते हैं तो ये समास अपने आप में फिर कौन सा समास बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। बेशक ही इसमें के समान हो, बेशक ही इसमें उप में उपमान का प्रयोग हो, लेकिन फिर भी हम किसी तीसरे प्रश्न को बोधित कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुव्रीहि समास कहलाएगा। बच्चों, हमें समास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात एक यही ध्यान रखनी चाहिए कि समास अपने विग्रह पर निर्भर होता है। जैसा हम उसका विग्रह करेंगे वैसा ही वो समास बन जाएगा। जैसे मैंने इसका विग्रह अगर केवल ये किया कि कमल के समान नयन, तो ये बना अपने आप में कर्मधारय समास, लेकिन अगर इसमें वाला और लगा दूं तो फिर क्या बन जाएगा? अपने आप में ये बहुव्रीहि बन जाएगा। मतलब पूरी तरह से डिपेंड करेगा किसके ऊपर? अपने विग्रह के ऊपर। तो बच्चों, ये थे समास से संबंधित दिक्कतें। अगर अब भी कोई और दिक्कत, आपको कोई समास ऐसा है जो पजल कर रहा हो, तो आप अपने कक्षा अध्यापक से बताएं, अब मैं उसका हल करूंगा, उसको और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई भी साथ में जारी रखें।